हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम पढ़ा रहे थे कि ओम्स का लॉ और वेरिफिकेशन आप ओम्स लॉ पढ़ा चुके थे। तो ओम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टर के करंट फ्लो करें तो उसके अक्रॉस इंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्होंने ये बात बताया भाई ताकि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएं तो उसके इंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने जिस कंडक्टर पर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, क्या कहा मैंने, जिस कंडक्टर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और उनका ये जो भी ला था वो ओबे कर रहा था, तो उन्होंने इसी कंडक्टर के हिसाब से कुछ तो कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो उसी कंडक्टर के टाइप से उन्होंने अपना नाम दे दिया, कहा कि कुछ ओमिक कंडक्टर हैं और कुछ क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, कहेंगे क्या कहेंगे भाई, विच ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हो क्या होंगे, ओमिक कंडक्टर होंगे, ओमिक, एंड which doesn't obey Ohm's law is called non-ohmic conductor। तो ये बात तो उन्होंने भाई अपने जो भी एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू कर दिया। क्या कहा कि जो कंडक्टर हमारे लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक है और जो नहीं करते वो क्या है, नॉन ओमिक। इसे आपसे कहा जाए कि जो हमारी बात को माने वो हमारा शिष्य हुआ, नहीं तो फिर किसी और का। तो वही बात हुआ कि उन्होंने कहा कि जो हमारे लॉ को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, हम उसे कह रहे हैं ओमिक कंडक्टर। क्या कह रहे हैं, ओमिक कंडक्टर कह रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं, वो नॉन ओमिक। बात क्लियर? तो अब उन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट कैसे पता चला, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो देख रहे थे जो ग्राफ था, देखिए जो ग्राफ था किसका, V और I का, वो क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। क्या आ रहा था भाई, स्ट्रेट लाइन, V प्रोपोर्शनल टू I। तो जो जिस कंडक्टर ग्राफ इस तरह आ रहा था उससे वो बोल रहे थे कि ओमिक कंडक्टर है। क्या है वो, ओमिक कंडक्टर है। यानी जो उनके रूल को फॉलो कर रहा था उसको बोल दिया ओमिक, और कुछ कंडक्टर ऐसे थे जो उनके रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया उसको क्या, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कह दिया भाई, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो निम्न में से कौन सा ग्राफ ओमिक या फिर नॉन ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे बताएंगे, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ तो कहेंगे ओमिक है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। बात क्लियर हुआ था? तो यहां पर भाई उन्होंने खत्म किया कुछ पॉइंट। तो कहा कि नॉन ओमिक और ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, बहुत सिंपल है कि जो लॉ को फॉलो करे ओमिक है, जो नहीं करे वो नॉन ओमिक है। चलो यहां तो खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ओम्स लॉ में, याद करो कि V = I × R डिस्कस किया था। V = I × R, जहां बता थे कि R क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस। तो उसी से बता था कि R क्या होता है। R इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोजेज यानी अपोजिशन करता हो, जो फ्लो होता है करंट का उसके बहाव को रोके या रोकने का प्रयास करे, उससे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो उसी को डिफाइन किया गया, नामली कहा गया द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by which it opposes the flow of current is known as resistance। तो क्या कहा, उसको रेजिस्टेंस कहा गया। ओम्स के लॉ से देखेंगे, फ्रॉम बाय ओम्स लॉ V = क्या था, I R। ये क्या है भाई, ओम्स लॉ है। ये क्या है, ओम्स लॉ। तो यहां से जरा देखेंगे R = क्या आएगा, R = I को नीचे लाइए तो V/I। तो ये तो हो गया उनका फार्मूला, R = V/I। फार्मूला आपको ओम्स वाला ही काम चल जाएगा, V = IR से ही। इससे लर्न करने की जरूरत नहीं है अलग से कि R = V/I लर्न कर रहे हो, इतना जरूरी नहीं है। तो अब जरूरी क्या है कि यह समय कहा गया कि देखो पहली चीज तो यह है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। देखिए क्या है,
ये है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है, तो एक डिफिनेशन ये बन सकता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। भाई देखो डिफिनेशन तो ये बन सकता है, इट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। तो ये भी डिफिनेशन सही है, भी सही है। तो डिफिनेशन मेन क्या है कि आपका जो आर है वो करंट के अपोजिशन का अप्रोच करता है, मतलब उसको रोकता है, रोकने का प्रयास करता है। यहाँ तो हो गया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसकी यूनिट होती है या तो कहेंगे वोल्ट पर एम्पियर, या देखिए क्या है इसकी यूनिट R इक्वल टू B की जगह पर रख रहे हैं वोल्ट और I की जगह पर रख रहे हैं एम्पियर, तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन ये यूनिट आपको नहीं माना गया, तो उन्होंने कहा इसकी देखो ये एमकेएस सिस्टम का है, तो इसकी एसआई यूनिट कहा गया। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट वो है ओम। क्यों ओम है, क्योंकि ओम ने दिया, और ओम का नोटेशन क्या है, ये कुछ ऐसा, वो जो काला नाग देखो, काला नाग कोबरा वाला, तो उसके पीछे जो चिन्ह बना था उसी को आ गया ओम। ये क्या है ओम, ठीक। तो ये था इसका यूनिट, क्या इसका यूनिट है। तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती। तो क्यों खत्म नहीं बता रहे हैं, कहा गया कि अगर, यहां समझिए क्या बोल रहे हैं, अगर आपका जो आर है वह करंट के अपोजिशन है, जो करंट है उसके फ्लो को रोक रहा है, तो क्या हमारा जो करंट रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, कि किस किस बातों पर वो डिपेंड करेगा, कि क्या आपका रेजिस्टेंस बढ़ने पर घटने पर करंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, एक सिंपल एक वायर है। ध्यान समझ क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस कुछ नहीं, एक वायर है, और वो वायर हमारे किन किन बातों पर डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से ही आपका करंट दिक्कत कर रहा है। हमने कहा ना कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो, आपको जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, रुकावट पैदा करता है उसमें। तो आपका जो रेजिस्टेंस है किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, वो पहला बता रहे हैं। पहला है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, कि रेजिस्टेंस, पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the length of wire। तो लेंथ ऑफ वायर यानी वायर का जो लेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग बताया था कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज करती दूसरी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पहली डिक्रीज करेगी दूसरी भी डिक्रीज करेगी, ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीनिंग। तो आर जो है आपके वार की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान समझिए, आर प्रोपोर्शनल टू एल, इसका मीनिंग है कि अगर लेंथ बड़ा हुआ, मतलब तार की वायर अगर बड़ी हुई तो आर भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा कि रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the cross sectional area, of wire। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, देखिए यहाँ सेंटेंस में से क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की मीनिंग क्या है समझते हैं। यहाँ समझिए, अगर आपको ये कहें वायर है, क्या है भाई, वायर है, तो अगर नॉर्मल एरिया की बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब जो सामने दिख रहा है पूरा एरिया। देखिए अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक वायर है, तो अगर नॉर्मल एरिया की बात करते हैं तो ये पूरा कवर होगा, ये पूरा क्या होगा, कवर होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो इसका मीनिंग है कि अपने वायर को जो ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे कर लीजिए, देखा सबको, बिल्कुल सामने कर लीजिए। जो सामने कर लेंगे तब जितना आपको एरिया दिख रहा है, दिख रहा है एरिया, इस सफेद वाला पोर्शन,
जितना पोर्शन दिख रहा है ये वाला, यही इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब क्या है कि वह एरिया जिससे हम परपेंडिकुलरली किसी एरिया पर कहें, किसी सरफेस पर प्रेशर दबाव डाल सकें, वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ समझिए कि अगर हम इसको ऐसे रख के बिल्कुल इस सरफेस दबाएं, जो एरिया जो एरिया नीचे लगेगा प्रेशर, वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो यहाँ पर ये एरिया क्रॉस सेक्शनल नहीं है। अगर हम वायर को सामने रखें, एक सर्कल दिखेगा, और ये सर्कल का एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। बात समझ गए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब बात करते हैं जो सेंटेंस हमारा। सेंटेंस क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एक बढ़ा तो एक घटेगा। तो ये क्या हुआ, आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्वेश्चन नंबर 2 कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, आर प्रोपोर्शनल टू 1/A है। मतलब अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और नहीं, वायर की मोटाई है। मोटाई समझते हो, कितना मोटा वायर है हमारा, कितना थिक वायर है, कितना थिन वायर है, वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और तीसरी पॉइंट कहा गया कि जो नेचर ऑफ मटेरियल, तो जिस तरह का मटेरियल है उस पर ही क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल आल्सो। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कैसा मटेरियल है उस बात पर भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। और चौथी पॉइंट जो सबसे अलग है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। आपकी नामली बुक में नहीं है, आपके इंटर बुक में है, इंटर वाली बुक में फिजिक्स मिल जाएगा आपको कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वह क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो पॉइंट हमारा क्या, किन किन बातों पर हमारा कंडक्टर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इन सब पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए, मीनिंग समझिए, और फिर और टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसी वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।